हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो झारखंड का सभी एग्ज़ाम के लिए हमने जो आपको बता रखा है पहले से कि मैथ और साइंस दोनों का हम तैयारी कराते हैं इसमें से। ठीक है, तो आज का क्लास मेरा साइंस में रहेगा और आज हम ऑब्जेक्टिव कुछ प्रश्न लाए हैं। ठीक है, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। अगर आप इन सबको कॉपी में नोट करते हैं तो और अच्छा है। ठीक है, ताकि किसी का अगर साइंस बहुत ही कमज़ोर है तो हम तो यही सलाह देंगे कि आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम थ्योरी क्लास लेकर आएंगे दोस्त। उसके बाद देखिए, चलिए बिना बात किए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न में ध्यान दीजिएगा क्या कहा गया है। पहला प्रश्न, ठीक है, पहला प्रश्न में कहा गया है दिया सलाई के शीर्ष में कौन सा फास्फोरस लगा होता है। तो इसमें दोस्तों लाल फास्फोरस यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, लाल फास्फोरस। दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस लगा होता है? तो लाल फास्फोरस। ठीक है, देखिए फास्फोरस जो होता है सफ़ेद फास्फोरस भी होता है, लाल फास्फोरस भी होता है, पीला फास्फोरस भी होता है। दो तीन प्रकार है इसका। ठीक है, हर एक चीज़ का यूज अलग अलग जगहों में होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरे प्रश्न में क्या कहा गया है। दूसरे प्रश्न में एक बार हम लोग नजर डाल लेते हैं। दूसरा प्रश्न में कहा गया है दोस्त, बर्नौली का परिमेय किसका व्याख्या करता है? तो ये ऊर्जा के संरक्षण का व्याख्या करता है। मतलब ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। कौन सा परिमेय? बर्नौली परिमेय। ठीक है, आपको जब हम डीप में पढ़ाएंगे उस वक्त बताएंगे बर्नौली परिमेय है क्या। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है प्रतिबल का मात्रक क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और एक चीज़ बताते हैं, ये जो है हम स्पीडी से छांट कर प्रश्न को लाए हैं। ठीक है, आपको आप सोचते होंगे कहाँ से आप प्रश्न लाते हैं, तो ये स्पीडी से हम छांट कर लाए हैं दोस्त। अब इसमें से कुछ रॉन्ग भी दिया रहता है तो बहुत ध्यान से हम इसको कराने का कोशिश करेंगे आपको। ठीक है, कुछ उसमें भी टाइपिंग मिस होता है। ठीक, उसके बाद देखिए प्रतिबल का मात्रक आपसे पूछा जाएगा। 3 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। प्रतिबल, ठीक है, इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या आ जाता है मेरा, चौथा नंबर प्रश्न में ध्यान दीजिए। तो चौथा नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा है। एक प्रकाश वर्ष प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो मेरे भाई ये दूरी का मात्रक है। ठीक है, अच्छा, प्रकाश वर्ष होता क्या है? तो प्रकाश वर्ष मेरे भाई, प्रकाश एक एक साल में जितनी दूरी तय करता है, या ऐसे कह लीजिए कि एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक वर्ष में प्रकाश कितनी दूरी तय करता है। थोड़ा सा हम लिख के बता देते हैं यहाँ पे। एक वर्ष में प्रकाश जो है मेरे दोस्त 9.46, यहाँ पे मेरा जगह नहीं हो रहा है, ऊपर लिख देते हैं 9.46 इंटू 10 पे पावर 12। ठीक है, 9.46 10 पे पावर 12 किलोमीटर चलाया जाता है, चल जाता है एक वर्ष में। ठीक है, इस तरह से अगर इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 10 पे पावर जो अभी 12 है उसमें 15 लग जाएगा मीटर में, अब इसको बताएंगे तो एक वर्ष में जो प्रकाश है ना इतनी दूर चले जाता है, इतना किलोमीटर 9.4 मतलब अरब। अब इसको जब नापेंगे तो बहुत ज़्यादा निकलेगा। ठीक है, ये प्रकाश वर्ष जो है उसी तरह किसका मात्रक है? तो दूरी का, यानी कि इससे दूरी का पता लगा जाता है। जैसे कि आप देखें होंगे कि कुछ कुछ सैटेलाइट छोड़ देता है। ठीक है, बहुत दिनों से कि वो कहाँ से कितना दूर चला गया ग्रह, मतलब आकाश पिंड को नापने के लिए इसका यूज होता है वहाँ पे। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न क्या है दोस्त? 5वां नंबर प्रश्न है प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? तो प्रोड्यूसर गैस जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। ठीक है, देखिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है दोस्त, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है। CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ये है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, इन दोनों का मिश्रण होता है प्रोड्यूसर गैस। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अ, किस अंग को रक्त आरक्षण बैंक कहा जाता है? अब यहाँ पे आपको समझ में थोड़ा सा नहीं आएगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे आरक्षण को हटा दीजिए। ठीक है, आरक्षण को थोड़ा सा हम घिस देते हैं इसमें, इससे क्या हो जाएगा, आरक्षण को भूल जाना है आपको। ठीक, तो किस अंग को रक्त का बैंक कहा जाता है? तो पीलिया, यानी शरीर में एक पीलिया अंग है जिसको रक्त का ब्लड बैंक कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ये बैंक का काम होता है, इसमें ब्लड इकट्ठा होता है। ठीक है, तो पीलिया को कहा जाता है मेरे दोस्त। 7वां नंबर प्रश्न अगर हम लोग पढ़ेंगे तो एक रॉकेट काम करता है किस सिद्धांत पर, मतलब काम करता है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वही चीज़ इसमें बोला गया है। तो ये रेख संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न क्या कहा गया है? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है कौन? रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर क्या करता है? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल देता है। ठीक, देखिए करंट जो प्रवाहित होता है ना, दो प्रकार का धारा होता है, एक प्रत्यावर्ती धारा और एक दिष्ट धारा होता है। ठीक है, दोनों। तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है रेक्टिफायर। ठीक है, याद रखिएगा, यंत्र है ये। उसके बाद देखिए डेनियल सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटक, किस प्रश्न, कौन सा प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं? तो मेरे भाई ये मेरा 9th नंबर प्रश्न है। ठीक है, डेनियल सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट, सेल में कौन सा लिक्विड प्रयोग होता है? H2SO4, यानी H2SO4 का अम्ल यूज होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अपघट क्या मतलब होता है? कौन सा सॉल्यूशन, मतलब कौन सा जिससे बैटरी में पानी पाया जाता है ना, वो किसका होता है? H2SO4 का होता है। उसके बाद देखिए 10वां नंबर प्रश्न है विद्युत अपघटन में किसका प्रयोग होता है? तो फैराडे का नियम। ओहो, विद्युत अपघटन में किसका प्रयोग होता है? फैराडे का नियम लागू होता है। ठीक है, उसके नियम पर यहाँ पे विद्युत अपघट सेल जो आधारित है वो फैराडे के नियम पर आधारित है, उसी के आधार पर इसमें लिक्विड भरा जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाता है, देखिए ये बहुत डीप में हो जाता है, आप सीधा याद रखिए। विद्युत अपघटन में किसका प्रयोग होता है? तो फैराडे का नियम का। ठीक है, फैराडे का नियम काम करता है उसमें। जैसे ये बैटरी है ना, अगर हम मान लेते हैं कि ये बैटरी है, चलिए आपको थोड़ा सा समझाते हैं। ठीक, तो कहाँ चला गया, मान लेते हैं दोस्त ये बैटरी है, बहुत बड़ा बैटरी है। ठीक है, इस बैटरी में आपको क्या करना है, मान लेते हैं ये, इसको थोड़ा सा हम रंग दिया, अच्छा लगेगा देखने में, है ना।
दो ध्रुव होता है, ठीक है। इस बैटरी में दो ध्रुव यहाँ और एक दूसरा ध्रुव होगा इधर, है ना। एक में प्लस होगा, दूसरे में माइनस होगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्लस से माइनस की ओर जाता है, जो मेरे भाई यहाँ माइनस से प्लस की ओर जाता है। ये नियम जो है ना फैराडे फैराडे के नियम पर आधारित है, ठीक है। वही चीज़ इसमें कहा गया है। अब देखिए, हम लोग 10 नंबर प्रश्न पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं दोस्त 11 नंबर प्रश्न की ओर। फ्लक्स का विद्युत चुंबक, फ्लक्स किसका मात्रक है, वेबर का, ठीक है। फ्लक्स का मात्रक है वेबर, ठीक है। फ्लक्स, थोड़ा सा आप इसमें विद्युत चैप्टर पढ़ेंगे तो एक शब्द आता है फ्लक्स, जैसे धारा आता है, चुंबकीय क्षेत्र आता है, विद्युत क्षेत्र आता है, उसी तरह फ्लक्स भी एक फ्लक्स भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसका मात्रक वेबर है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या कहा गया है। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है, तो नर लोहे का बना होता है। ट्रांसफार्मर का जो कोर है ना किसका, नर लोहे का बना होता है, ओके। उसके बाद देखिए 13 नंबर प्रश्न है, जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। जल जो है ना सबसे अधिक घना कब होता है, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ये अधिक घनत्व में रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 14 नंबर प्रश्न, ध्वनि कौन सी तरंग है, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, याद रखिएगा, ठीक है। ध्वनि कौन सा तरंग है मेरे दोस्त, तो ये अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुदैर्घ्य, याद रखिएगा। देखिए जब भी ध्वनि का पूछा रहेगा ना कि कौन सा तरंग है, तो याद रखिएगा इस ध्वनि का स्पेलिंग देखिए, शुरू में आधा ध है। तो तरंग दो प्रकार का होता है, एक अनुदैर्घ्य और एक अनुप्रस्थ। देखिए तो बीच में आधा ध लगा हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ध्वनि कौन सा तरंग होता है, तो अनुदैर्घ्य, यानी कि बीच में जो आधा लगा रहता है वही। आधा आधा ध किस में होता है, अनुदैर्घ्य में होता है, तो ध्वनि अनुदैर्घ्य। ध्वनि में भी आधा ध, अनुदैर्घ्य में भी आधा ध, ठीक है। यहाँ पे मैच हो रहा है, ठीक। ये ट्रिक है याद करने का। जिसमें आधा धोया वही तरंग होगा, जैसे ध्वनि में आधा धोया तो कौन सा तरंग में आधा धो रहता है, अनुदैर्घ्य में, ठीक है। हम कहना ये चाह रहे थे, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न की ओर हम जाते हैं। तो इसमें हमको क्या मिलता है, ध्यान देना है आपको। इसमें मिलता है हीरे का आपक्षिक घनत्व कितना होता है, तो 2.2 से 2.41, 2.2 से कितना होता है, 2.4 तक, ठीक है। याद रखिएगा इसमें। भारी जल का अनुभार कितना होता है, तो भारी जल जिससे झर का जल का अनुभार, ठीक है, जल का अनुभार। मेरे दोस्त ये जो जल है इसका भार कितना होता है, यही इसमें पूछा गया है। तो इसका भार आपको निकालने आता है या नहीं आता है, तो हम आपको बता देते हैं कि इसका भार कैसे निकाला जाता है। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। तो इसका भार कितना हो जाएगा, इसका डबल कर दीजिए तो हो जाएगा 16, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान दोनों बराबर होता है दोस्त, नहीं। परमाणु संख्या इसका एक होता है, तो इसका डबल कीजिए भार निकालने के लिए। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या एक होता है, तो जब भी कितना, ओहो, परमाणु संख्या एक होता है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या एक होता है, तो इसको डबल करेंगे तो इसका भार निकल के आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, फिर मेरा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। तो इसका डबल कर दीजिए, तो दो हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा, 4, तो 16 4 20, ठीक है। इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। उसके बाद आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है, साइक्लोनाइट है, ठीक है। आरडीएक्स एक बारूद है, ठीक है। इसको साइक्लोनाइट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद 18वां नंबर प्रश्न आइए। 18 नंबर प्रश्न, क्या कहा गया, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना होता है, 1840 गुना होता है, ठीक है। इसका भार याद रखिएगा। रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। हमारी आंखों में जो रेटिना है उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है दोस्त, तो ये बन जाता है मेरा वास्तविक और उल्टा, ठीक है। सीसा एवं टीन का मिश्रण कहलाता है, क्या कहलाता है, सीसा और टीन का मिश्र धातु सोल्डर कहलाता है। 10th में आप लोग पढ़े होंगे, और नहीं तो बस भूल गए होंगे तो याद कर लीजिए, ठीक है। सीसा और टीन का मिश्र धातु सोल्डर, ठीक है। एक गैलन में होता है क्या, 4.56 लीटर, ठीक है। यानी कि एक गैलन बराबर होता है 4.54 लीटर, ठीक है। ये सब डाटा है, याद रखना होगा आपको, फिलहाल कोई उपाय नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है, 22 नंबर। नींद का अध्ययन क्या कहलाता है, हिप्रोलॉजी कहलाता है, ठीक है। नींद का अध्ययन को हिप्रोलॉजी कहा जाता है। जिसको नींद नहीं आता है किस डॉक्टर के पास जाएंगे, हिप्रोलॉजी जो कौन किए हैं उस डॉक्टर के पास। दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे आपका नींद ठीक नहीं होगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर प्रश्न की ओर। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है, क्यूरी। रेडियो सक्रियता एक किरण होता है जो निकलते रहता है विखंड, मतलब कोई पदार्थ से, ठीक है। तो इसको हम लोग डीप में पढ़ेंगे, फिलहाल इसका मात्रा क्या है, क्यूरी है, ठीक है। उसके बाद आगे आइए हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर। रक्त प्रवाह को रोकने में प्रयोग किया जाता है फेरिक क्लोराइड का, ठीक है। रक्त का प्रवाह को रोकना है तो किसका प्रयोग किया जाता है दोस्त, फेरिक क्लोराइड का, ओके। 25 नंबर प्रश्न को देखिए। रक्त को थक्का जमने में सहायक होता है प्लेटलेट। देखिए रक्त जब हम लोग कट जाते हैं तो थक्का जम जाता है ना उसमें, तो कैसे जमता है, ये प्लेटलेट्स के कारण होता है ऐसा, ठीक है। अगर ये नहीं रहेगा तो खून निकलते रहेगा। उसके बाद देखिए 25 प्रश्न का टारगेट था, इसलिए आगे हम लोग इसका नंबरिंग नहीं किया। अगर हम लोग जानेंगे तो 25 से आगे 26वां नंबर प्रश्न, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी किससे संबंधित है, मस्तिष्क के अध्ययन से, ठीक है। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, बैगनी रंग का, ठीक है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जब जाता है और किरण प्रकाश जब मुड़ जाता है तो इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, ठीक है। क्या अपवर्तन आपको समझ में नहीं आता है तो थोड़ा सा हम समझा देते हैं। आप मान लीजिए ये एक माध्यम है, मान लीजिए ये एक माध्यम है, ठीक है। आप देखिए दोस्त, माध्यम है तो ब्रश लेके प्रकाश ऐसे आएगा,
ऐसे आएगा ना, ऐसे निकल जाना चाहिए, लेकिन या तो इधर मुड़ जाएगा या तो प्रकाश इधर मुड़ जाएगा, तो इस घटना को क्या कहा जाता है? अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है, यही था। 13 मिनट का वीडियो हो चुका है लगभग। अब इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा अपलोड करने में, तो आइए हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं दोस्त। कैसा लगा आपको? थैंक यू वेरी मच।